हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए आज मैं इस वीडियो में जो प्लेस ऑफ सप्लाई आईडीटी का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे कैसे कवर करना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इसका पार्ट 1 रहेगा। और इसमें मैं आपको ओनली गुड्स के बारे में बताऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एक सप्लाई होती है तो उसमें या तो आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रा स्टेट सप्लाई या वो इंटर स्टेट सप्लाई है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चाहिए और क्या चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। आप मोस्टली यही सोचते होंगे कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चाहिए हमें। तो अगर हमें निकालना है, अगर डिफरेंट स्टेट्स में है तो इंटर स्टेट लग जाता है, अगर सेम स्टेट्स में है तो इंट्रा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर तो पता ही होगा, लेकिन इसमें हम इस चैप्टर के थ्रू, इसके प्रोविजंस के थ्रू हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना सीख जाएंगे। और वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। अब जैसे कि आप पढ़ सकते हो, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। अगर एलओएस एंड पीओएस डिफरेंट स्टेट में है तो आपका आईजीएसटी लेवी होगा। अब जो गुड्स के लिए सेक्शन दे रखा है वो सेक्शन नंबर 10, जो कि डोमेस्टिक सप्लाई मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं है जिसमें रिलेशन। और सेक्शन नंबर 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 10 विद इन इंडिया है। सेक्शन नंबर 11 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 देखेंगे, फिर सेक्शन 11 देखेंगे। तो जो पहला आता है हमारा सेक्शन नंबर 10, उसमें है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं है फ्रॉम इंडिया। तो मतलब ये सारा डोमेस्टिक से रिलेटेड बात होगी। इसके अंदर 5 सब सेक्शन है, सब क्लॉजेज हैं इसके 10(1) के। तो वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला सेक्शन 10(1)(a) है, जिसपे लिखा है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or by the recipient or any other person, the place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for the delivery to the recipient। आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में 10(1)(a) में वहाँ माना जाएगा जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स खत्म हो जाएगा। सपोज अगर हिमाचल से गुड्स चल के अहमदाबाद जा रही हैं तो गुड्स का जो मूवमेंट है वो कहाँ टर्मिनेट हुआ, अहमदाबाद टर्मिनेट हुआ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, अहमदाबाद हो जाएगा। और गुड्स का मूवमेंट कोई भी कर सकता है, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रेसिपिएंट हो या कोई भी एनी अदर पर्सन हो। इससे कोई रिलेशन नहीं है प्लेस ऑफ सप्लाई का। किससे रिलेटेड है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स खत्म हो जाएगा वहीं पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। किस कौन से नंबर सेक्शन में, 10(1)(a) में। तो हम एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 10(1)(a) का एग्जांपल है, जैसे आप पढ़ते रहो मेरे साथ लाइन। इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज a लोकेशन at which द टाइम व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स खत्म होगा वहीं हम किसे मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कौन से सेक्शन पे, 10(1)(a) के हिसाब से। अब जैसे आप इस वाले एग्जांपल में देख सकते हो कि XYZ नासिक की कंपनी है, वहां से गुड्स जा रहे हैं कहाँ पे, एबीसी पुणे में जा रहे हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ की कंपनी है, पुणे की कंपनी है। और यहाँ से गुड्स कहाँ जा रहे हैं, नासिक से जा रहे हैं पुणे। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है। जबकि दोनों ही नासिक और पुणे कहाँ इन्वॉल्व है,
दोनों ही महाराष्ट्र में इन्वॉल्व है। तो एलओएस भी क्या कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब पुणे कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेवी हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। अब आपको बिल्कुल ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा इससे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। इसमें है सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, वही 10(1)(a) का ही है। इसमें क्या है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है बद्दी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। और यहाँ से गुड्स जा रही हैं ABC ऑफ अहमदाबाद, गुजरात में जा रहे हैं गुड्स। तो बद्दी हिमाचल प्रदेश से गुड्स कहाँ जा रही हैं, अहमदाबाद गुजरात में जा रही है। और 10(1)(a) के हिसाब से क्या क्या होगी, जब जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो इस केस में भी यही है आंसर, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अहमदाबाद। अब हम लोग आ जाते हैं 10(1)(b) में। पहले हम इसका मेन सेक्शन पढ़ेंगे जैसे कि दे रखा है प्रोविजंस में, उसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे हर एक के। अब 10(1)(b) में है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, जहाँ पे गुड्स डिलीवर करता है सप्लायर टू अ रेसिपिएंट को, और एनी अदर ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, या फिर किसी और को डिलीवर करता है ऑन अ डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन पे, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, either by way of transfer of documents of title of goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of goods shall be the principal place of such person। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको सीधा एग्जांपल पे ले चलता हूँ, ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पहले एक ये लाइन पढ़ लो इन सिंपल वर्ड्स में। इन सिंपल वर्ड्स, where the goods are delivered by the supplier टू द रेसिपिएंट एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जहाँ पे गुड्स जो है डिलीवर करता है कौन, सप्लायर डिलीवर करता है एक रेसिपिएंट को इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच थर्ड पर्सन एंड नॉट ऑफ द एक्चुअल रेसिपिएंट। ठीक है ना। जो इसके नीचे लाइन लिखी है कि दो सप्लाईज इन्वॉल्व है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम ये समझ तो लें एग्जाम्पल। अब क्या है, ये एग्जाम्पल है, इस वाले 10(1)(b) को हम बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं, कि बिल किसी और को जा रहा है और शिप कहीं और हो रहा है, बिल कहीं और जा रहा है और शिप कहीं और हो रहा है। जैसे कि एक्स एन कंपनी जो है उत्तर प्रदेश की है, उसने कहा वाई एन कंपनी को कि आप 50 यूनिट्स डिलीवर कर दो जेड एन कंपनी को। तो मतलब सप्लायर कौन हो गया इस वाले केस में, सप्लायर आपका हो जाएगा वाई एन कंपनी। ये क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा किसको, जेड एन कंपनी को, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन मतलब कि एक्स एन कंपनी। तो जो हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल प्लेस जो मानी जाएगी उस थर्ड पर्सन की मानी जाएगी, हमने उसको गुड्स डिलीवर करे हैं, ना कि जेड एन कंपनी जहाँ पे गुड्स जा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। एक्स एन कंपनी उत्तर प्रदेश ने कहा वाई एन कंपनी गुजरात को कि आप 50 यूनिट्स जो हैं जेड एन कंपनी को डिलीवर कर दो जो कि राजस्थान में है। तो सप्लायर वाई एन कंपनी क्या करेगा, ये हो गया सप्लायर इस केस में। और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है 10(1)(b) के हिसाब से इस केस में हम मान लेंगे उत्तर प्रदेश को, क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा था कि द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हो गए इस वाले केस में, जो कि बोल रहा है कि इस पार्टी को आप सामान भेज दो, क्योंकि गुड्स सप्लायर और सप्लायर हो गया एक्स एन कंपनी, सप्लायर हो गया वाई एन कंपनी, और जेड एन कंपनी कौन हो गया, रिसीवर ऑफ द गुड्स हो गया। तो थर्ड कंपनी कौन बन गई, एक्स एन कंपनी बन गई थर्ड कंपनी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे 10(1)(b) के हिसाब से, किसे मान लेंगे, एक्स एन कंपनी को मान लेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अब आपने देखा कि एक और ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पे वाई एन कंपनी क्या डिलीवर कर रहा है ना गुड्स को, किसको कर रहा है, जेड एन कंपनी को। तो एक और इसमें सप्लाई जुड़ जाएगी जो हमने 10(1)(a) में पढ़ा था
कि जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होंगी, हाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होंगी, तो वो 10(1)(a) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी होती है। तो इसमें दो सप्लाईज हो गई एक तरीके से। एक तो जो कि एक्स एंड वाई एन कंपनी के बीच में हो रही है, एक वाई एन कंपनी एंड जेड एन कंपनी के बीच में हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, आपका दो सप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो दो सप्लाई हो गई तो मतलब 10(1)(b) कौन सा हो गया, फर्स्ट केस का तो 10(1)(b) हो गया, बिल टू शिप टू मॉडल वाला। और 10(1)(a) जो दूसरा केस हो गया वाई एन कंपनी एंड जेड एन कंपनी का, तो इस केस में हमारा 10(1)(a) लग जाएगा। ठीक है, अब 10(1)(c) का एग्जांपल था वो, तो हम पहले 10(1)(c) का एक बार क्लॉज पढ़ लेते हैं क्या है। 10(1)(c) का जो मेन प्रोविजन दे रखा है उसमें लिखा है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक सेकेंड, इसमें लिखा है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट। जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होता गुड्स का, ना जहाँ पे ना सप्लाई गुड्स मूवमेंट करता ना ही रेसिपिएंट गुड्स मूवमेंट करता। ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है जैसे कि आप कहीं पे आपने घर घर खरीदा, उसमें जो फर्नीचर लगा हुआ है वो तो वहीं पर ही है ना रखा हुआ, वो तो कहीं हिला डुला नहीं ना। जो फर्नीचर है फैन सोफा वगैरह वो तो वहीं पे एज इट इज आपने घर खरीदा और साथ में हमने फर्नीचर भी खरीद लिया। तो क्या होगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और टू द रेसिपिएंट। तो वही जो लोकेशन होगी ना, तो वहीं पर ही उसकी वो लोकेशन मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई की, वो वहीं पर ही आपको डिलीवर हुई है। सपोज आपने नोएडा में घर खरीदा, तो नोएडा ही मान लेंगे उसकी जो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है इस फर्नीचर की। ठीक है ना, अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं और एग्जांपल में आपकी एक चीज और क्लियर हो जाएगी। अब एग्जांपल है, आप एग्जांपल आप पढ़ो। इफ द सप्लाई does not involve movement of goods, the place of supply is a location at the time of delivery of to the recipient। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दे रखा है एक्स जेड जो है मुंबई महाराष्ट्र का ओपन करता है नई ब्रांच, कहाँ पे, गुड़गांव में, हरियाणा साइड में। ठीक है ना, इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम केटीएस बिल्डर से खरीदता है गुरुग्राम से। ये जो एग्जांपल है सारे जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए, 10(1)(a) का, 10(1)(b) का और 10(1)(c) का, ये सारे एग्जाम्पल मैंने बुक से लिए हैं, स्टडी मटेरियल से लिए हैं, और यही आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। खुद मेरे कोई फ्रेम्स नहीं है क्योंकि आईसी के एग्जाम्पल करना ही सबसे बेस्ट है, वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो एक बार हम फिर से इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एक्सेल जेड लिमिटेड जो है वो मुंबई महाराष्ट्र की है, वो एक नई ब्रांच खोलना चाह रही है, कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा में। इसने परचेज करी बिल्डिंग फॉर ऑफिस बनाने के लिए, किससे खरीदी, गुड़ गुड़ गुड़गांव से खरीदी, किससे, केटीएस बिल्डर से जो कि गुड़गांव की है। इट ऑल्सो एंटर्स इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विथ केटीएस बिल्डर फॉर परचेज ऑफ प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया कि भाई हमें इंस्टॉल करके दे दो फर्नीचर एंड फिक्चर्स इन द बिल्डिंग। ठीक है, तो देयर विल बी नो, इसमें लिखा है आंसर, आपको इसमें यही चीज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, इससे आपकी दो चीज क्लियर हो जाएंगी। आपको एक तो पता ही है जो फर्नीचर फिक्चर की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो तो क्या मान लेंगे, गुड़गांव की ही मान लेंगे, क्योंकि वो वहीं पर ही, वो गुड्स मूवमेंट तो हुआ नहीं तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही मान लेंगे। लेकिन जो परचेज ऑफ बिल्डिंग है उस पे जीएसटी नहीं लगता, ये आपको पता होगा। दो देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग एज इट्स कवर्ड इन शेड्यूल 3 टू द सीजीएसटी एक्ट। और ऑफिस फर्नीचर पे, ऑफिस फर्नीचर फिक्चर पे जीएसटी लायबिलिटी लगेगी। सिंस देयर नो मूवमेंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर, the place of supply of such good is the location at the time of delivery to the recipient। तो टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट जहाँ था वहीं मान लेंगे, कहाँ पे था, वो गुड़गांव में था। ठीक है ना, ये हमारा 10(1)(d) का एग्जांपल है, लेकिन हम 10(1)(d) पहले पढ़ लेते हैं, है ना, तभी मजा है।
अब जैसे 10(1)(d) में लिखा हुआ है, where the goods are assembled or installed, the place of supply shall be the place, और सप्लाई कौन सी होगी, जहाँ पे वो गुड्स इंस्टॉल्ड करी गई या फिर असेंबल करी गई। जैसे कि सपोज एक कंपनी है, मान लेते इन्फोसिस है, उसने कहा कि हमारी एक ब्रांच में जाकर आप, दिल्ली की कंपनी है सपोज इन्फोसिस, हैदराबाद की कंपनी है, उसने कहा मेरी एक ब्रांच लगी हुई है कहाँ पे, मुंबई में मेरी ब्रांच है, और दिल्ली की एक कंपनी को कहा कि हमारी जो मुंबई की ब्रांच है वहां पर जाकर आप इस मशीन को इंस्टॉल कर दो, या इस सॉफ्ट, या किसी भी चीज को असेंबल करना है वहां पर जाके दिल्ली वाली ब्रांच को। दिल्ली वाली ब्रांच को एक तरीके से काम मिल गया, वो वहां पे मुंबई में जाके इंस्टॉल करेगी। ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं, हैदराबाद वाली ब्रांच से, इन्फोसिस की जो मान लो हेडक्वार्टर वहीं पर ही मान लेते हैं अभी हम एग्जांपल के तौर पे। तो वो जो ब्रांच में जहाँ इंस्टॉल होगी हम वहाँ मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानेंगे, मुंबई महाराष्ट्र को मानेंगे। और लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सा हो जाएगा, हमारा दिल्ली का हो जाएगा। तो इस केस में आईजीएसटी लेवी हो जाएगा। ठीक है ना। हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको। 10(1)(d) का एग्जांपल है ये रहा। अब इसमें लिखा है, इफ द सप्लाई involves goods which are to be installed or assembled at the site, the place of supply is a place of such installation or assembly। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे, जहाँ पे वो गुड्स इंस्टॉल हुई या फिर असेंबल हुई, जहाँ पे वो गुड्स इंस्टॉल हुई या फिर असेंबल हुई। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। प्योर रिफाइनरी जो कि मुंबई की है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, पी क्यू लिमिटेड को, जो कि रांची झारखंड की है। प्योर रिफाइनरीज ने क्या करा, जो मुंबई महाराष्ट्र की थी, उसने पी क्यू लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया रांची झारखंड की कंपनी को, टू सप्लाई अ मशीन विच इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल करना है इन अ पावर प्लांट इन इट्स रिफाइनरी लोकेटेड इन कच्छ गुजरात। देखा, जो मैंने आपको इन्फोसिस वाला एग्जांपल समझाया था उसके जैसा ही, लेकिन बस प्लेसेस अलग अलग हुए, नाम अलग अलग हो गए, लेकिन एग्जांपल वही है। प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसकी कंपनी, कहाँ की कंपनी को दिया, पीक्यू लिमिटेड को दिया, झारखंड वाली को। और उनसे कहा कि हमारे एक पावर प्लांट असेंबल कर दो, जो कि हमारी रिफाइनरी लोकेटेड है कच्छ गुजरात में। ठीक है। तो वहां पे आपको हमारा प्लांट असेंबल करना है। तो इस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर आपको पता है कौन है, लोकेशन ऑफ सप्लाई पीक्यू लिमिटेड हो गई। ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से निकालेंगे हम लोग, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे जहाँ पे गुड्स असेंबल हो रही हैं, जहाँ से ऑर्डर्स आए हैं वहां से नहीं होगा, जहाँ पे गुड्स असेंबल हो रही हैं वहां से होगा। तो इस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ साइट ऑफ असेंबली ऑफ मशीन, जहाँ पे असेंबली हुई इस मशीन की, पावर प्लांट मशीन की, कच्छ गुजरात में माना जाएगा। इवन दो प्योर रिफाइनरी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे प्योर रिफाइनरीज लोकेटेड हो महाराष्ट्र में, जहाँ से ऑर्डर्स आए वहां से नहीं माना जाएगा। हमने 4 सेक्शंस बड़े आराम से और अच्छे से कर लिए हैं, लास्ट रह गया है 10(1)(e)। पहले हम उसे पढ़ेंगे और फिर हम आगे आएंगे। 10(1)(e) है, where the goods are supplied on board a conveyance including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board। सपोज करो आप एरोप्लेन से कहीं घूमने जा रहे हो और वहां पर आपने कोई गुड्स की डिमांड करी, कुछ खाने पीने का सामान डिमांड करा, तो हम ऊपर से जाते हुए ये तो देखेंगे ही नहीं कि भाई झांक कर, प्लेन से नीचे झांक के भाई कौन सी स्टेट पड़ी है। तो भाई ऐसा कर वहां का मान लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसे तो माना नहीं जाएगा। आप सपोज दिल्ली से उड़े, आपकी 3-4 घंटे की फ्लाइट है मान लो, आप किसी कहीं साउथ इंडिया जा रहे हो, तो वहां पे आपने कुछ बीच में गुड्स डिमांड करी, तो ये तो देखा नहीं जाएगा भाई इंदौर पड़ा, अब क्या पड़ा, कौन सा स्टेट पड़ा, महाराष्ट्र पड़ा, अब कहाँ पड़ा है, ये तो चेक करा नहीं जाएगा ना।
तो इस वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें मान लिया जाता है जहां से गुड्स ऑन बोर्ड करी गई। सपोज दिल्ली से फ्लाइट गई है और दिल्ली से ही वो सामान जो खाने पीने का वो वहीं से चढ़ा है, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई वही मान लेंगे, शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। जहाँ पे वो गुड्स कहाँ लेकर आए हैं, मतलब कि बोर्ड पे लेकर आए हैं, मतलब कि चाहे वो मोटर का वो, चाहे ट्रेन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, या फिर कोई वेसल हो, या कोई और एनी अदर कन्वेंस हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये बात बस समझने वाली है, जहाँ पे वो गुड्स ऑन बोर्ड हुई तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा। अब एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम इसका। ये हो गया। अब ये है 10(1)(e) का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड सप्लाइड ड्यूरिंग अ जर्नी ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स वेदर इट इज लोकेशन फ्रॉम वेयर द जर्नी ओरिजिनेट माने, जहाँ से जर्नी और ओरिजिनेट हुई वहां माने, या वेदर इट इज अ डेस्टिनेशन, या तो डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ वो जर्नी जर्नी जो है कंप्लीट हो जाएगी वो माने, या फिर वेदर इट इज एनी लोकेशन कवर्ड बाय द कन्वेंस ड्यूरिंग द जर्नी। या तो हम झांक झांक के ढूंढे कि भाई कौन सी स्टेट पहुंची, कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पे उड़ रहे हैं, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल है इसका, एग्जांपल ऑफ गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड कैन बी बुक्स और मिसलेनियस आइटम्स सप्लाइड बाय द हॉकर्स इन ट्रेन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन अ बोर्ड कन्वेंस लाइक एयरक्राफ्ट ट्रेन शैल बी द गुड्स हैव टेकन ऑन बोर्ड। कि सपोज आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो, आपने कुछ खाने पीने का सामान मांगा, अब ये तो देख बोल के आएंगे नहीं कि भाई जाके, वो जो हॉकर होते हैं घूमते रहते हैं कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई जरा ढूंढ के आना, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना है, तभी हम चेक कर पाएंगे ना कौन कौन सा लगेगा। तो CGST, SGST लगेगा, IGST लगेगा, क्या लगेगा उसको चेक करेंगे ना ऐसे झांक झांक के एक मिनट में, कि भाई झांक झांक के देखो कौन सी स्टेट पहुंची, अरे 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 ये तो अभी ये वाली स्टेट थी, इतने में ट्रेन और आगे चली गई तो दूसरी स्टेट में आ गए हम तो यही चेक करते रहेंगे, तो ये सब गलत तरीका है। और सिंपली इसका यही है फॉर्म, यही है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, जहाँ पे गुड्स टेकन ऑन बोर्ड हुई, जहाँ से वो गुड्स बोर्ड पर आई मतलब ट्रेन पे आई, उसे हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आपने एक तरीके से पांचों सेक्शंस कवर कर लिए हैं, तो एक बार आप पढ़ लो इन्हें। सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पे होगा वो 10(1)(a) है। जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होंगी उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बिल टू शिप टू मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, 10(1)(b) वाला। और सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे फर्नीचर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आपने सपोज कोई नोएडा में घर खरीदा, उसमें फर्नीचर आपको बना बनाया सेट करा कराया मिला, तो जो हाउस आपने खरीदा है उस पे तो GST लगता नहीं है, जो ऑफिस फर्नीचर है उस पे GST लगेगा। और वो कहाँ मान लेंगे, जहाँ पे वो मूवमेंट वही है, मूवमेंट नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वहीं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे हम लोग। जहाँ गुड्स असेंबल हुई, जो मैंने आपको इन्फोसिस हैदराबाद वाला एग्जांपल बताया कि हमारी महाराष्ट्र मुंबई में एक ब्रांच है, वहाँ पे आपको गुड्स असेंबल करने हैं, दिल्ली को बोला हमने, दिल्ली की कंपनी को कि वहाँ पे हमारे गुड्स असेंबल कराओ। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में, जहाँ से ऑर्डर आया वो नहीं माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र माना जाएगा, जहाँ पे गुड्स या गुड्स असेंबल हुई या इंस्टॉल हुई। और गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, जहाँ पे आप कन्वेंस में कोई आपने सामान खाने पीने का सपोज मांगा, तो हम क्या देखेंगे, जहाँ पर वो गुड्स ऑन बोर्ड हुई थी। तो हमारे पांचों सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हो। और मेन इसमें सेक्शन जो है 10(1)(b) का है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी तो आप आसानी से कर लोगे बड़े आराम से। अब हमारा सेक्शन नंबर 11 शुरू हो जाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स कहाँ माने, जब इंपोर्ट हो गुड्स या एक्सपोर्ट हो गुड्स फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट हो तो कहाँ मानेंगे, एक्सपोर्ट हो तो कहाँ मानेंगे। तो सेक्शन 11(a) बोलता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर। सपोज करो दिल्ली का इम्पोर्टर है, उसने सामान मंगवाया है सपोज चाइना से,
और वो सामान मुंबई के साइड, मुंबई पोर्ट से वेसल के थ्रू, मतलब कि शिप के थ्रू आया है वो सामान, ठीक है। अब सामान कहाँ पे आके उतरा, शिप से कहाँ से पे उतरा, मुंबई के पोर्ट पे उतरा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप मुंबई का पोर्ट नहीं मानोगे, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर मानोगे। लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर कहाँ है? लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर है दिल्ली का, वो बंदा रजिस्टर दिल्ली पर है। और जो लोकेशन इम्पोर्टर की कौन सी थी, दिल्ली की थी ना, तो हम लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर मानेंगे, कहाँ पे सामान इम्पोर्ट हुआ है उसे नहीं मानेंगे, ठीक है। अब 11B में लिखा हुआ है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। अब देखो, आपको पता है एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई थोड़ा जितना एक्सपोर्ट होगा उतने ही फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स आएंगे, डॉलर में कमाई होगी। तो इस चक्कर में इस पे उस एरिया में जीएसटी लगेगा ही नहीं, जब वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कवर हो जाएगा। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जब आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आपको एक्सपोर्ट के प्रमोट करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने ये स्कीम बना रखी है। अब 11A का एग्जांपल ले लेते हैं। छोटू प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक कैटल, कहाँ से? यूएसए से, ठीक है। फॉरेस्ट किचन स्टोर इन नोएडा में है इसका, उत्तर प्रदेश में। छोटू रजिस्टर्ड कहाँ पर है? छोटू प्राइवेट कहाँ रजिस्टर्ड है? उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। और गुड्स लैंडेड पोर्ट इन मुंबई में हुआ। अब यूएसए से देखो गुड्स चली और मुंबई के पोर्ट पे आके रुक गई। अब छोटू प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है? नोएडा का है। तो आप लोग बताओ क्या होना चाहिए आंसर? अब आंसर क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा हो जाएगा, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर हो जाएगा। इम्पोर्ट हो रही है ना गुड्स इस केस में, तो 11A के हिसाब से द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, ना ही जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट होके आके रुकी और वहां पे इंपोर्ट हुई, वो नहीं माना जाएगा, इंपोर्टर माना जाएगा। आप एक्सपोर्ट के केस देख लो। मिस्टर प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के हैं, एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन, यूके भेजते हैं, ठीक है, ये लंदन है। और मिस्टर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के हैं, इन्होंने स्पाइसेस भेजी, मसाले भेजे, एक्सपोर्ट करे। और एक्सपोर्ट कर, वो फिर एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया के पास, तो इस चक्कर में उसको चीज़ों को प्रमोट करने के चक्कर में जीएसटी ना लगे, जीएसटी लगेगा नहीं इस केस में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मान लेंगे? लंदन मान लेंगे, ठीक है। अब ये 12 और सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज, सर्विसेज से रिलेटेड है। तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा जल्दी। सबसे पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।